है प्रधानमंत्री। तो भारत में संसदीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की, ठीक है ना। चुनाव नहीं किया जाता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करके सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसके लिए सिर्फ शर्त यह है कि नियुक्त प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर लोकसभा में अपना विश्वास मत साबित करना पड़ेगा। 1997 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह भी 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है। इस समावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, पर परंपरा यही रही है कि लोकसभा से ही उसको चुना जाए। जैसे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन का ही हो सकता है। भारत में निम्नलिखित प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक तो इंदिरा गांधी, एक HD देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा और I.K. गुजराल, ये राज्यसभा से थे, जो कि क्या बने, प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री की शपथ, तो प्रधानमंत्री भी एक सांसद होता है और उसे एक सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करनी होती है, परंतु प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। हालांकि संविधान में 3री अनुसूची में प्रधानमंत्री की शपथ का वर्णन नहीं है, परंतु एक सांसद की शपथ का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहे हटा दे। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है। उसके पहले भी यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो भी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है, परंतु मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र होने पर ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक सांसद को प्राप्त होते हैं, हालांकि उसे विशेष सुविधाएं प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। चूंकि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का सिर्फ अनुच्छेद 78 यह बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या क्या जानकारी देगा, संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाएं प्रदान करेगा जो राष्ट्रपति उसे मांगे अनुच्छेद 78 के तहत, और ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। प्रधानमंत्री निम्नलिखित आयोगों एवं परिषदों का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष होता है। यानी इनका कंफर्म है कि वही रहेगा। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद वो बाद में। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, ठीक है, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है। चूंकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना 3 प्रकार, उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 में बताया गया है।
तो राष्ट्रपति को सलाह या सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। यहाँ तक लिखा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन इसमें एक और लाइन ऐड की गई, क्या कि परंतु राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकता है, और लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के दौरान अगर उसके बाद अगर सलाह दी जाती है तो उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। 44वें संशोधन 1978 में ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड की गई। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकेगी, कोई भी सलाह दे वो, ठीक है। मंत्रियों के बारे में उपबंध, तो अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 91वें संविधान संशोधन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द्वारा निर्धारित कर दिया, ठीक है। 15% से ज़्यादा नहीं होगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ये सारी चीजें किसमें? अनुच्छेद 75 में। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद, संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह से किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य होते हुए भी 6 माह तक मंत्री अथवा प्रधानमंत्री हो सकता है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे और समय समय पर अवधारित करे। जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। संसद में मंत्रियों के अधिकार, अनुच्छेद 88। मंत्री के पास किसी भी सदन में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, परंतु मतदान का अधिकार उस सदन में होता है जिसका वह सदस्य है। उसे संसद में की संयुक्त बैठक अथवा संसदीय समिति का जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा। तो मंत्रियों एवं महान्यायवादी के विशेष अधिकार अनुच्छेद 88 में है कि वह किसी भी सदन में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मंत्री वहीं वोट डालेंगे जिस सदन के हैं, और महान्यायवादी कभी वोट ही नहीं डालेगा। वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मोरारजी जी देसाई बम्बई के मुख्यमंत्री रहे थे, चौधरी चरण सिंह यूपी के, वीपी सिंह यूपी के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक के और नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब क्या है अपनी मंत्रिपरिषद की संरचना? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश और अन्य मंत्रालय होते हैं। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। कैबिनेट की अनेक समितियां होती हैं, जैसे राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति, नियुक्ति समिति, संसदीय मामलों की समिति। प्रथम 3 समितियों के प्रमुख प्रधानमंत्री और अंतिम के गृह मंत्री होते हैं। यानी राजनीतिक मामलों की, आर्थिक मामलों की और नियुक्ति संबंधी मामलों के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। लेकिन संसदीय मामलों से संबंधित कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। सभी कैबिनेट समितियों में सबसे शक्तिशाली समिति होती है राजनीतिक मामलों की समिति, जिसे प्रायः सुपर कैबिनेट कहा जाता है। राज्य मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री मंत्रियों के अंतर्गत 2 प्रकार के मंत्री आते हैं। एक वे मंत्री जिन्हें मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ऐसे मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। जबकि दूसरे मंत्री ऐसे होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा गया हो। ये कैबिनेट मंत्री के पीए होते हैं या हेल्पर होते हैं, सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट के बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। उपमंत्री कौन होते हैं?
तो तीसरे स्तर के मंत्री विभागों के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं एवं मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। संसदीय सचिव मंत्रियों की एक श्रेणी और भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। इनके पास कोई विभाग नहीं होता और ये वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। इन्हें नियुक्त करने की परंपरा 1951-52 में शुरू की गई और 1967 से केंद्र स्तर पर इस परंपरा को समाप्त भी कर दिया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार में संसदीय सचिव की नियुक्ति एक विवादित विषय है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, तो ये भी कार्यपालिका का हिस्सा होता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का पद प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति एवं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। अर्थात उसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। चूंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। शक्तियां क्या क्या है? तो यह भारत के विधिक मामलों में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकता है, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार, सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अनुच्छेद 88 के तहत इसे दोनों सदनों में बैठने का, भाग लेने का, समितियों का हिस्सा बनने का अधिकार होगा, लेकिन 105 के तहत इसे संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं। कार्यकाल, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे हटा दिया जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे तो इसे हटाया जा सकता है, मतलब खत्म हो सकता है। पहले महान्यायवादी भारत के थे MC सीतलवाड़ और अभी कौन है? अभी R वेंकट रमणी है।